हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लेके हम कूलम्स लॉ तक की बात करने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म भी उसका हम इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो आ रही थी वो बहुत स्लो आ रही थी और बहुत ज़रा चीज़ अच्छे से कवर नहीं हो पाई। मैं अपना 100% दे भी नहीं पाया किसी कारण की वजह से। ठीक है, तो आज हम चीज़ जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे, जल्दी बात बताते हुए चलेंगे ताकि हम कूलम्स लॉ तक अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि कल क्वेश्चन भी लगा सकें अच्छे या कोशिश करेंगे तो आज ही क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, पहला है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहले मैं पॉइंट उसको लिखवा लेता हूँ टॉपिक को, फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा साथ में। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्ज ऐड कैसे होते हैं? जैसे कोई ये सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर अगर कई सारे चार्जेस है, +2 कूलाम, -3 कूलाम, तो ये अगर इनका नेट चार्ज हमको निकालना हुआ, नेट चार्ज, तो हम इसको विथ साइन के साथ कंक्लूड करेंगे। +2 कूलाम, ठीक है, फिर प्लस करेंगे किसमें, -3 कूलाम में, तो प्लस माइनस कर देगा -3 कूलाम, और यहाँ +2 कूलाम, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 कूलाम। ये आंसर होगा इसका। यही कहने का मतलब, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि इसको ऐड कैसे करना है। आसान में आ गया हो कि आपको ऐड कैसे करना है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चार्ज देंगे। ठीक है, मतलब समझ में आए कि जैसे कि Q = NE, मतलब कि अगर जैसे हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्जेस होंगे। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन में हमको पता है चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ऐसा नहीं कि हम आधा कूलाम आधा चार्ज शेयर कर पाएँ, 1/2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएँ, 2/3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाए, ये नहीं होता है। ये हम उसके इंटीजर के फॉर्म में शेयर कर पाते हैं। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, जैसे जो वहाँ जो चार्जेस शेयर हुए रहते हैं उसको डालते हैं, और यहाँ ये होगा इलेक्ट्रॉन, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन चार्जेस, और उसका इंटीजर आंसर आना चाहिए। मतलब Q/N जो होगा, E होगा, वो कोई इंटीजर आना चाहिए। N मतलब इंटीजर, 1 2 3 वैल्यू, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन उससे हाफ नहीं हो सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने चार्जेस होते हैं, तो ये एक बार में इतने ही चार्जेस ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका आधा चला जाए, 1/6 है तो 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा कुछ नहीं आ सकता है। एक सीक्वेंस में जाएगा, एक इंटीजर के फॉर्म में जाएगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ट्रांसफर होंगे। उसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दें, 2.5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दें, ऐसा नहीं होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे शेयर होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन में कितनी वैल्यू होती है, कितने चार्जेस होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस इतनी सी बात है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं हम, हमारा जो ये जो चार्ज होता है, चार्ज जो है हमारा वेलोसिटी, चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी स्पीड से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम 2 कूलाम चार्ज को अगर हम लाइट की स्पीड से भी लेके जाएं कहीं पे, तो वो वहाँ पर भी 2 कूलाम ही रहेगा, लेकिन मास जो वेरी कर जाता है, मास जो होता है वो वेरी करता है। मास का एक फार्मूला होता है, M = m0 अपॉन में √1 - v² c²। सी तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, जो कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड ये होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मास वेरी कर जाता है। हमारा वेलोसिटी के चेंज होते ही मास जो होता है वेरी कर जाता है। कैसे वेरी होता है, देखिए अब यहाँ पे जितना होगा इसके कंपैरिजन में तो ज़ीरो ही आएगा। अब 0 - 1 यानी कि यहाँ 1 आएगा। अब बचा m0, यानी कि मास जैसे ही बढ़ेगा, जैसे स्पीड ज़रा बढ़ेगी, मास हमारा वेरी कर जाएगा। समझ में आया? इसका बताने से मतलब यही है हमारा कि अगर स्पीड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा मास वेरी कर जाता है। हालांकि चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम 2 कूलाम चार्ज को यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे, चाहे जितनी ही स्पीड के साथ लेके जाएँ, वो चार्ज उतना का उतना ही रहता है।
ठीक है, इतनी टर्म आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये क्या होता है? एक होता है एनहीलेशन। एनीहिलेशन, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है ये टर्म, तो इस पर ध्यान से, पहले इसको एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। इन विच अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, इसको मैं लिख लेता हूँ फिर। तो चलिए बात करते हैं। इन विच अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कोलाइड एंड डिसअपेयर रिलीजिंग एनर्जी एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन, सेम मास बट इक्वल अपोजिट चार्ज, इट वॉज फाउंड इन कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस में हमारा पॉजिट्रॉन पाया जाता है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल होता है, उसमें क्या होता है, सेम मास तो उसका सेम होता है, लेकिन जो उसके चार्ज होता है वो अपोजिट होता है। तो ये दोनों जो है जब कोलाइड करते हैं, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन जब कोलाइड करते हैं तो सर्वनाश होता है, मतलब कि एनिहिलेशन है, मतलब कि सर्वनाश होता है। तो उस वो जो है एकदम से डिसअपेयर होता है, गायब हो जाते हैं, और लॉट्स ऑफ एनर्जी, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज़ करके वो डिसअपेयर होते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो है देखिए पेयर में गायब होगा, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन दोनों पेयर में गायब हो गए, तो इसको ऐसा कहते हैं। ये 1928 में इसकी थ्योरी आई थी, ये चीज़ थ्योरी बताई गई थी। फिर 1932 में इसको डिस्कवर कर लिया गया, मतलब इसको देख लिया गया, प्रैक्टिकल करके देख लिया गया। उसमें उन्होंने क्या किया, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है, किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों जब मिलाया गया तो कॉस्मिक रेज निकली, गामा रेज, ये रेडिएशन के साथ, बहुत रेडिएशन के साथ, ठीक है, ये गामा रेज होती हैं, ये गामा रेज निकल जाती हैं। और इसी का अपोजिट करेंगे, देखते हैं ये इसका अपोजिट का मतलब दो गामा रेज को मिलाने से हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते ही नहीं मिलते हैं, तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, एक हैवी मेटल लेते हैं, ठीक है, हैवी मेटल, यहाँ पे कोई हैवी मेटल ले लेंगे, कोई सा भी हैवी मेटल, और उसको जो है दो गामा रेस के साथ उसको मिलाएंगे, तो हमको जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस रिवर्स करने पे भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा हमारा पॉजिट्रॉन, जो कि क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ गया होगा कि एनिहिलेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिला के उसको गायब कर देते हैं, और किसके फॉर्म में निकल जाती है, गामा रेस, रेडिएशन के फॉर्म में। और इसी को अगर अपोजिट करें हम, दो गामा रेस को अगर मिलाएं तो हमको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वापस मिल जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे, ठीक है। कूलम्स लॉ के पहले कुछ बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारी चीज़ें कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही है, इसलिए बात कर लेते हैं, छोटे छोटे टर्म जो हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज बॉडी, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चार्ज बॉडी पर ही लगेगा, कोई चार्ज उस पर होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होगा तो नहीं लगेगा। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव हमको पता है रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों पे जो चार्ज होगा वो अपोजिट ईच अदर लगेगा, मतलब कि जैसा कि ये वाला प्लस चार्ज ये इस साइड लग रहा है, ये इस साइड लग रहा है, ये दोनों जब सेम होंगे तो, और ये भी होंगे, देखिए मतलब कि ये इस साइड लग रहा है, ये साइड लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट ही लग रहे हैं, इसका कहने का मतलब यही है। तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम
मतलब कि अगर जैसे रिपल्सन हो रहा है दोनों में, अगर दोनों चार्जेस सेम है, मतलब कि अगर मतलब दो चार्जेस हैं, ठीक है, और जैसे दोनों सेम है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हमको पता है ये रिपेल करेगा, तो जो ये रिपेल करेगा ये दोनों इस साइड जो फोर्स होगा इस साइड का फोर्स होगा दोनों सेम होगा। ऐसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हमको पता है अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वही यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स दोनों पे सेम होगा। बस यही बता रहा है। अब देखते हैं अगली बात क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जो ये फोर्स होता है हमारा जो लगता है, ये इसके सेंटर ऑफ मास, मतलब ऐसे सेंटर ऑफ मास जैसे कोई चीज़ होती तो नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि यहाँ इसके बीचों बीच ही लगता है फोर्स। हमको पता है यहाँ रिपल्सन होगा तो यहाँ बीच में ही लगाएंगे। इन दोनों के सामने तो लगेगा, पर कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, मतलब एक सेंटर में ही लगेगा। तो एक इसको एक टर्म देते हैं हम सेंट्रल फोर्स। अब जल्दी बात करते हैं कूलम्स लॉ। ये क्या होता है, किन्हीं दो चार्ज बॉडी पे लगता है, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज बहुत छोटे चार्ज के लिए, बड़े चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बड़े चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, वो दूसरी टेक्निक है। हम ये छोटे चार्ज के लिए हमारे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, छोटे चार्ज मतलब जैसे क्यू स्मॉल चार्ज के लिए। ठीक है, इसके बीच में ये अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, और वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि रिपल्सन फोर्स लगेगा, और वो कितने, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बताता है क्या, हमारा कूलम्स लॉ हमारा यही बताता है। ठीक है, अब कूलम्स लॉ है क्या, कूलम्स लॉ होता है ये फोर्स होता है एक, जो कि हमारा डिपेंड करता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट पे, और किस पे, इसके चार्ज के डिस्टेंस पे, 1/r²। तो इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं k, Q1 Q2 अपॉन में r²। ये हो गया हमारा किसका, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे फोर्स किसके बीच में बताएगा, इन्हीं दो चार्ज बॉडी के ऊपर, दो बॉडी के ऊपर, दो पॉइंट चार्ज बॉडी के ऊपर, कि वो कितना फोर्स एग्जर्ट, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ नेगेटिव क्यू चार्ज है। हमको पता है ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, इसका फोर्स कितना होगा वो ये बताएगा। कैसे बताएगा, ऐसे यहाँ 1 कूलाम्ब है, यहाँ 2 कूलाम्ब है, तो हम क्या करेंगे, उसके यहाँ के इसके बीच का हम यहाँ ये निकाल लेंगे, मतलब कि अगर यहाँ सेपरेशन इसका 2 मीटर है, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। हमको 1 और 2 पता है, हम रख देंगे ऐसे इसकी। अब इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ ये होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब इसको बात करेंगे ये क्या होता है, बाकी इसको मान लेते हैं अभी जस्ट चेक करने के लिए, कि अभी बता देता हूँ, लेकिन अभी ये क्या है, अभी इसको अच्छे से बात करेंगे। पहले इसकी वैल्यू जान लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब हम वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 यानी कि इसका मतलब 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा इधर, अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो हमारा फोर्स क्या आएगा, 9/2 इंटू में 10⁹। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे ही निकलेगा। मतलब कि फोर्स कैसे बताता है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दिया मैंने। समझ में आ गया कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है, छोटे पॉइंट चार्ज ध्यान से रखिएगा, पॉइंट चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन है कितना रिपल्सन लग रहा है वो बताने का काम करता है। अब जो फोर्स होता है, ये चार्ज तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो हमारा फोर्स होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर लिए। अब अगर इसको अगर डायरेक्शन बताना हो, डायरेक्शन तो हम ऐसे बता देंगे कि यहाँ पे अगर जिस जरा जैसे कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको हम पता है 1 कूलाम्ब है, ठीक है, 1 कूलाम्ब है, ये 2 कूलाम्ब है। हमको पता है बेसिकली कि अगर ये 1 कूलाम्ब में छोटा ये चार्ज है, मतलब कि इस पे फोर्स इस साइड लग रहा होगा। बेसिकली पूरा अगर हम बताएं तो इस पे फोर्स इस साइड लग रहा होता है, ऐसे बता देंगे। लेकिन अगर हमको प्रूफ करना हुआ तो हम प्रूफ कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं, बात करते हैं। क्योंकि हमको पता है फोर्स में मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों को बताना होता है। ये एनसीईआरटी में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, सीबीएसई में। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमने बता लिया ऐसे, इसमें कहीं हमें डायरेक्शन की जिक्र नहीं है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम बात कर लेते हैं अभी। डायरेक्शन हम कैसे बात करते हैं, निकालते हैं, वो बात कर लेते हैं हम।
इसको बोलेंगे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इससे बात करें जैसे कि ये एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये डेरिवेशन तो इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। आप समझ लीजिए कैसे करना होता है। यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज है, यहाँ पे हमारा है Q2 चार्ज, ठीक है। यहाँ हमारा Q1 चार्ज, यहाँ पे हमारा Q2 चार्ज है। ये इसको मान लेते हैं हम, ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर। इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे जाता हुआ, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ का अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो हमको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो यहाँ पे फाइनल वेक्टर माइनस में इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस में इनिशियल वेक्टर कर देंगे, ठीक है। और ये जो होता है ये F1 ड्यू टू 2 फोर्स लगेगा 1 पे, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। और यहाँ F2 ये क्या होगा, और ये दोनों अट्रैक्शन नहीं करे, शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। तो ये इस साइड फोर्स लगाएगा, ये इस साइड फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, इसका जो अगर फोर्स निकालेंगे, फोर्स 2 ड्यू टू 1, जैसे कि F-1 2, ये क्या होता है, हम ऐसे पढ़ेंगे फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू 2। अब इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स 2 ड्यू टू 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वैसे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R2 का वेक्टर माइनस में R1 का वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो अगर हम फोर्स को हम निकालेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमको बता देगा, हमको डायरेक्शन भी तो चाहिए, हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ये डायरेक्शन बता देगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा देंगे अपना वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये इस पे लगाएंगे, पहले इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो इस पे लगेगा K-Q1 Q2 अपॉन में ये देखिए K-Q1 Q2 अपॉन में इसके बीच से डिस्टेंस ये होगा ना, ये हमने निकाल लिया कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हम लिख देते हैं इसको मॉड में R2 वेक्टर, क्योंकि हम मॉड लगा देते हैं, मतलब कि वहाँ का डायरेक्शन गायब हो जाता है, केवल हमारा बचता है वेक्टर, मतलब केवल हमारा मैग्नीट्यूड बचता है। तो ये लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम R का स्क्वायर करते हैं ना, K-Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया अभी, ये हो गया। अब क्या हमारा डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेक्टर को हम पहले माइनस चार्ज लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन हमारा यहाँ का निकालेंगे हम, तो ये अपोजिट हमको इस साइड करने के लिए हमको माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे हमको पता है कि अगर हमको किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसका डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को, जैसे ये वाला वेक्टर है जो हमारा डायरेक्शन बता रहा है, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालने से इसको मॉड लेना पड़ेगा, मॉड ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, K-Q1 Q2 अपॉन में ये दोनों क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों क्यूब बन जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ये आ गया हमारा, ये क्या आया है, ये वेक्टर फॉर्म आया है किसका, इसका, फोर्स 1 ड्यू टू 2। अब फोर्स इसका निकालते हैं, इसका फोर्स, इसका कितना फोर्स होगा, जल्दी से निकालते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है। हम निकालते हैं फोर्स 2 ड्यू टू 1। हमको इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फोर्स 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इसका फोर्स निकालेंगे और इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे डायरेक्शन। फोर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है K-Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, R मैंने बताया R2 माइनस R1 होगा हमारा वहाँ पे का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, हमको इसका निकालने के लिए पहले इसके वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका वेक्टर क्या होने वाला है, R2 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन में इसके मॉड को डिवाइड कर देंगे इससे, तो मॉड को कर देते हैं डिवाइड। अब ये क्या हो जाएगा, अब माइनस साइन हम लोग इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये दोनों, क्योंकि देखिए
इसका साइन इसी साइड है और इसका फोर्स का साइन इसी साइन है, तो हम जो है माइनस नहीं लगाएंगे। उसका फोर्स इस साइड था और डायरेक्शन इस साइड था, इसलिए हम माइनस लगा रहे थे। यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं लगाएंगे इसलिए, ठीक है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, KQ1 Q2 अपॉन में इसका हो जाएगा क्यूब, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स आ गया। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर करें, हमारा जो फर्स्ट वैल्यू आया था फोर्स 1 ड्यू टू 2 आया था, माइनस में KQ1 Q2 अपॉन में मॉड में R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में आया था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आया हुआ था। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमको पता चल रहा है कि फोर्स जो लग रहा है 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन के लिए माइनस साइन दिखा देंगे, फोर्स 1 ड्यू टू 2, ये निकाला। मतलब ये हमें एक्शन रिएक्शन पेयर शो कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर शो कर रहा है, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर भी वैलिड हो गया। ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है, जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक बार अपने सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये आने वाली नहीं है। अब हम कल की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इस पर काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्लस प्लस कह लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसके बाद इस पर ज़्यादा वर्क करने की जरूरत रह नहीं जाएगी। बस ये वाला डेफिनेशन जो होगा, डेरिवेशन सॉरी, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और एक बार समझ लीजिएगा, अपने से लगाने की कोशिश करिएगा तो लग जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब चलिए कल की वीडियो में मिलते हैं। और इसके पहले जो 2 वीडियोस आई थी उस पर मुझे पता है मैंने पर्सनली उतना अपना सपोर्ट नहीं किया, मतलब 100% मैंने नहीं दिया था अपना, क्योंकि थोड़ा सा से मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, इस वजह से नहीं दे पाया था। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है मैंने। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।